बिहार बोर्ड 10th क्लास के इतिहास के पहले चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आज हम बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर आप इसके पिछले भाग को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, इंग्लिश को लेके, बिहार बोर्ड को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की पढ़ाई को लेके वगैरह वगैरह बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अगले पैराग्राफ से। सो कल वाले वीडियो में या पिछले वाले वीडियो में मैं बोलूँ तो मैंने दो वर्ड्स आपको समझाए थे। पहला यूरोप और राष्ट्रवाद। यूरोप किसे बोलते हैं या यूरोप क्या है, ये वाली चीज़ मैंने समझाई थी। और दूसरा मैंने राष्ट्रवाद शब्द को समझाया था काफ़ी विस्तार में। तो अभी शॉर्ट में मैं समझा दूँ तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक महादेश है। हमारी एशिया की तरह ही यूरोप भी एक महादेश है, उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना से। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो वो राष्ट्रवाद कहलाती है। तो अभी हम देखेंगे ये वाला पैराग्राफ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। राष्ट्रवाद जो है आधुनिक राजनीति की देन है। अब राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रवाद तो हम समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना या राष्ट्र के प्रति विकास की भावना अगर हमारे अंदर है तो उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आधुनिक राजनीति जरा समझ लेते हैं। आधुनिक राजनीति का मतलब हो गया कि देखिए, अगर प्राचीन राजनीति की बात करें तो राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा, छोटे छोटे राजा, उनका अपना एक क्षेत्र हुआ करता था और वो उस पर राज किया करते थे, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता था, उनके बाद उनके वंशज, फिर उनके बाद उनके वंशज, ऐसे करके राज किया करते थे। ऐसे मतलब परंपराएं चलते रहती थी। लेकिन आधुनिक राजनीति में परिवर्तन ये हुआ कि लोगों के दिमाग में ये भावना विकसित होने लगी कि राज का संचालन उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि राजा का बेटा अगर राजा होगा तो वो अच्छा ही शासन करेगा या प्रजा के लिए अच्छा ही काम करेगा। बहुत बार वो निरंकुश हो जाते थे, वो मनमाना कार्य करने लगते थे। तो उससे क्या होता है, प्रजा में जो जनता है उसमें विद्रोह की भावना विकसित होने लगती है। अब हमारे यहाँ जैसे ले लीजिए इंडिया में, अगर अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो अपनी मनमानी करने लगे, प्रजा की ओर ध्यान नहीं देने, तो प्रजा मतलब असंतोषजनक बातें होंगी ना प्रजा में, तो उससे क्या होगा, विरोध होगा, विद्रोह होगा, ये सारी चीज़ें हुई। और यही धीरे धीरे आधुनिक राजनीति की शक्ल लेने लगी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक राजनीति की देन है, ठीक है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, वैसे वैसे ये चीज़ें आगे बढ़ते गईं। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रवाद के द्वारा क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों में एकता की भावना का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हमारे अंदर क्या है, अगर हम कहीं भी दूसरे कंट्री में भी जाते हैं तो अगर हम कहीं भारतीयों से मिलते हैं जुलते हैं तो इससे हमें क्या अनुभूति होती है कि हाँ, हमारा जो भारत है पूरा एक है, यहाँ के लोग एकत्रित हैं, एकता में बंधे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, विकास होती हैं एकता की भावना का। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी वो पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। अब पुनर्जागरण काल क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास हुए, मतलब जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव ने अपना क्या किया, दायरा बढ़ाना शुरू किया, अपने धर्म को एक रूप दिया, फिर उसने साहित्य को, लिखना पढ़ना जब स्टार्ट किया तो कुछ कुछ लोग लिखने लगे, पढ़ने लगे। और फिर औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, क्रांति नहीं बोल सकते हैं, औद्योगिक विकास हुआ। उससे क्या हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लगे,
जगहों को खोजने लगे, नगरों का उत्थान हुआ, मतलब नगर विकसित होने लगे वहाँ के जो थे। और ये सारी जब घटनाएं हुई तो इससे क्या हुआ, मानव का बौद्धिक विकास हुआ। धीरे धीरे मानव विकसित होता गया, उसके दिमाग में विकास की धारणा होती गई। इसलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल बोलते हैं। मतलब अगर पुनर्जागरण काल की बात हम करें तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के काल को हम पुनर्जागरण काल बोलते हैं, ठीक है। परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। मतलब इसकी अवधारणा जो थी, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी, वो पुनर्जागरण काल में जन्म ले चुकी थी। लेकिन इसका विकास कब हुआ, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका और ज़्यादा विकास हुआ। इसका आरंभ फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। इस क्रांति में क्या हुआ था ये आगे हम समझते हैं। तो इसका विकास क्या हुआ, 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। अब क्यों माना जा सकता है, इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया था। इस क्रांति में हुआ क्या था कि जो जनता थी उन्होंने एक साथ मिलके एकत्रित होके निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया। निरंकुशवाद को मैंने समझाया है कि निरंकुश शासन वह व्यवस्था है जिसमें समस्त अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिस पर निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों का कोई नियंत्रण नहीं हो, ठीक है। वह तानाशाह हो, अपनी मनमानी करता हो। तो ऐसे जब राजा होंगे तो क्या होगा कि विद्रोह होगा ही, विरोध होगा ही। तो वही हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांस में। वहाँ के जो राजा थे वो निरंकुश हो चुके थे, वो काम अच्छे से नहीं करते थे, प्रजा की भलाई नहीं कर पा रहे थे। तो सारे लोगों ने क्या किया, उसमें विरोध कर दिया। और फ्रांस की उसके बाद क्या हुआ, और फ्रांस की राजसत्ता का परिवर्तन किया। और 1789 में क्या हो गई कि राजसत्ता का परिवर्तन कर दिया गया, मतलब उस राजा को हटा के दूसरे राजा को नियुक्त किया गया। क्रांति के बाद कुछ समय के लिए यूरोप में प्रतिक्रियावादी तत्व प्रभावशाली हो गए, परंतु 1830 के पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती हो गई। कुछ दिन तक शांति बनी रही, ठीक है, नया शासन है, नया राजा है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कितना भी अच्छा कोई काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, विरोध होता ही होता है। अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं और मुझे 1000 लोगों को कोई चीज़ समझानी है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग समझ रहे हैं उस बात को। उसमें से कुछ ना कुछ विरोधी तत्व तो ज़रूर होते हैं हर चीज़ में देखा जाए। तो वही चीज़ फ्रांस में हुई। तो 1830 के पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती हो गई। अब उस राजा के प्रति भी लोगों का भरोसा नहीं रहा। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, क्रांति पे क्रांति, कई क्रांतियाँ होने लगी। बार बार असंतुष्टि की भावना के साथ क्रांति होने लगी। इसके साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ जिसने जर्मनी, इटली का एकीकरण संभव कर दिया। और अपने अपने राष्ट्र को सिक्योर करने की जो परंपरा शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी और इटली का एकीकरण लगभग संभव हो गया। पोलैंड, हंगरी और यूनान भी राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। पोलैंड भी एक देश है, हंगरी भी एक देश है, यूनान जो अभी ग्रीस के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। मतलब इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे इसका विकास हुआ, कब कब इसका विकास हुआ राष्ट्रवाद की भावना का। ये अब थोड़ा सा हम जानेंगे आगे चल के कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ। फ्रांस में या फिर आपको स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, यूनान में, ये सारे जो देश हैं इसमें राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ। लेकिन फ्रांस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का विकास यहीं से शुरू हुआ और क्रांति सबसे ज़्यादा इसी देश में देखने को मिली। तो इसलिए फ्रांस एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है क्रांति के दौर का। तो अभी हम अगर इसको देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, फ्रांस में स्टार्ट हुई। फ्रांस एक देश है यूरोप का, इस बात को ध्यान में रखिए। क्रांति के पहले वहाँ बूर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। बूर्बो राजवंश मतलब बूर्बो राजवंश उस समय वहाँ शासन कर रहा था। जैसे मौर्य वंश होता है, मुगल वंश है ना, हमारे यहाँ हुए पहले, पाल वंश हुए, गुप्त वंश हुए, उसी तरह फ्रांस में बूर्बो राजवंश उस समय शासन कर रहा था, ठीक है। क्रांति के समय वहाँ राजा लुई 16वां था। लुई 16वां उसका नाम है, लुई 16वां, वो वहाँ शासन कर रहा था। क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब जो ये 1789 की क्रांति हुई उसमें क्या हुआ कि लुई 16वें को हटा दिया गया राजा के पद से और जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले ली।
अब प्रभु सत्ता राजा के हाथों में नहीं रही। जो प्रभु सत्ता थी, जो सत्ता थी, वो राजा के हाथ में नहीं रही बल्कि जनता के हाथ में चली गई। जनता ही अब राष्ट्र की नियति निर्धारित करने वाली बन गई। इसके बाद क्या हुआ, जनता जो है उस राष्ट्र में क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, ये सब जनता निर्धारित करने लगी। क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो भावना होती है उसको जागृत करने का कार्य किया, जगाने का कार्य किया। पितृभक्ति और नागरिक जैसे शब्दों का फ्रांसीसियों में से एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। पितृभक्ति और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे यहाँ मातृभूमि बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पितृभूमि बोली जाने लगी। ठीक है, नागरिक, किसी देश के हम असली नागरिक हैं, ऐसे शब्द यूज किए जाने लगे और फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना का विकास किया जाने लगा। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देके समानता की स्थापना पे बल दिया गया। अब वहाँ पे भी ऐसा कहा गया कि नहीं, जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार दिया जाए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मतलब किसी को दबाया नहीं जाए, सबको एक बराबर रखा जाए, ये सारी चीज़ें होने लगी। राजवंशीय झंडे के स्थान पे राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। तो उस समय जो राजवंशियों का जो झंडा था उसको हटा दिया गया और एक राष्ट्रध्वज का निर्माण किया गया और उसको फ्रांसीसियों ने अपना झंडा बनाया, जिसका जो तिरंगा था, तिरंगा मतलब 3 रंग का था। ठीक है, अपना तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं, वो 3 रंग की वजह से उसको तिरंगा बोलते हैं। ओके, पुरानी संस्था स्टेट्स जनरल के स्थान पे नेशनल असेंबली का गठन किया गया। पुरानी संस्था जो थी स्टेट्स जनरल, वो भी मतलब राजा के समय में जो वहाँ पे बोला जाए तो ये एक असेंबली थी, उसको भंग कर दिया गया और नेशनल असेंबली का गठन किया गया। उसको भंग करके नेशनल असेंबली रखा गया जिस पे जनता का विश्वास हो। इसमें जनता का विश्वास खत्म हो गया था, इसलिए इसको भंग कर दिया गया और नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था सक्रिय नागरिकों द्वारा की गई। जो नागरिक थे वहाँ के सक्रिय जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा ने राजशाही का समर्थन करने वाले सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राजशाही के समर्थन करने वाला सामंती व्यवस्था मतलब जो राजा के मंत्री की जो व्यवस्था वो बनी हुई थी, कई सारे मंत्री हुआ करते थे, उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों को जैसे संविधान में चीज़ें होती हैं ना, उसी तरह धीरे धीरे वहाँ पे भी परिवर्तन होने लगा। इसमें 2 बातों पर विशेष बल दिया गया। संप्रभुता राज्य में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। संप्रभुता का मतलब हो गया किसी भी जैसे संप्रभुता का मतलब अगर मैं समझाऊँ तो संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्र के अंदर कोई व्यक्ति या समुदाय राष्ट्र के ऊपर नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, राजा होते थे तो उनके प्रति लोग ईमानदार होते थे, लोग उनकी बातों को समझते थे। लेकिन जब मतलब सत्ता जब जनता के हाथों में चली गई तो उसमें क्या हुआ कि राष्ट्र को प्रमुख कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा ये हुआ कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है। ओके, नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे एक संविधान का निर्माण किया गया और उसी हिसाब से राज्य को चलाने की बात की गई। लेकिन कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा दे दी। कन्वेंशन अब क्या है, कन्वेंशन को हम विरोधी पार्टी की तरह देख सकते हैं। जैसे हर देश में एक विरोधी पार्टी होती है, उसी तरह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना तो हुई, लेकिन जो कन्वेंशन था उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और वहाँ पे राजा रानी को मौत की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटिन पे चढ़ा के सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो लुई 16वें जो थे उनको जब हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी फिर से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन वहाँ के जो क्रांतिकारी तत्व थे वो इस बात को माने नहीं और उन्होंने 1793 को लुई 16वें को फांसी पर लटका दिया। कुछ समय बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। राजा को फांसी दी गई, उसके बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। क्रांति के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा नाप तोल की एक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। यह फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बन गई। ओके,
तो क्षेत्रीय भाषा जो छोटी छोटी भाषाएं थी उनको हटा दिया गया और फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। एक भाषा को प्रोत्साहित किया गया और वो वहाँ के राष्ट्रीय भाषा बन गई। तो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा कौन बनी? फ्रेंच बनी। ठीक है, फ्रेंच भाषा फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बनी। तो अभी हमने ये एक पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का। अगले पेज में हम देखेंगे और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और सबसे ज़रूरी है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, वो सारे बच्चे अगर इस तरह से बुक को रीड करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर अभी चलने वाला है लंबा और जितने भी बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।